Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। हम लोग स्वयं प्रभा के द्वारा प्रस्तुत इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला जो कि राजनीतिक विचारधारा से संबंधित है कि अंतर्गत कई विचारधाराओं की यात्रा कर चुके हैं। जो आखिरी हमारी चर्चा थी, उस चर्चा में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से मार्क्सवाद के भीतर जो एक क्लासिकल मार्क्सवाद की धारा है वह अपने विचारों को व्यक्त करती है। उसके अंदर किस तरीके के मुख्य तत्व सामने आते हैं, उन तत्वों को की एक समझ बनाने की हमने कोशिश की थी और हमने यह भी देखने का प्रयास किया था कि आखिर जो ये विभिन्न प्रकार के तत्व हैं उनकी किस प्रकार से आलोचना की जा सकती है। अब आज की जो हमारी चर्चा है उसमें हम मार्क्सवाद के अपनी इस पूरी परिचर्चा के दूसरे और आखिरी पड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे। हालांकि हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि मार्क्सवाद अपने आप में इतना विस्तृत और व्यापक है, इसके अंतर्गत इतने तरह की धाराएं हैं कि कई बार बहुत से विश्वविद्यालयों में इसे एक अलग पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि यह एक ऐसा वैकल्पिक पेपर होता है जिसमें 6 महीने तक विद्यार्थी मार्क्सवाद के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एक ऐसा पेपर हुआ करता था। मुझे उम्मीद है कि अन्य विश्वविद्यालयों में अभी भी व्यापक स्तर पर जब भी मार्क्सवाद की चर्चा होती होगी तो इन दो धाराओं की बात जरूर की जाती होगी। एक धारा क्लासिकल मार्क्सवाद से संबंधित है, जिसमें मुख्य रूप से मोटे तौर पर क्रांति के माध्यम से साम्यवाद की स्थापना पर जोर दिया जाता है, और दूसरी तरफ मार्क्सवाद की मानववादी या ह्यूमनिस्ट धारा है। इस धारा में जो अगर हम इसे परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम यह कह सकते हैं कि मार्क्सवाद की यह धारा मूल रूप से यह नहीं मानती है कि एक ही तरह का मार्क्सवाद मौजूद है, और यह नहीं मानती है कि क्रांति करके साम्यवाद की स्थापना करना ही एक मात्र रास्ता है मार्क्सवाद के लिए, या मार्क्सवाद का एकमात्र लक्ष्य हो सकता है, बल्कि दो स्तरों पर इनका दावा है। एक तो यह कि परिवर्तन करने का, समाज परिवर्तन करने का और एक साम्यवादी समाज तक पहुंचने का अलग अलग तरह के कई रास्ते हो सकते हैं। और दूसरा, बहुत से विद्वान जो हैं वो मार्क्सवाद को क्रांति करके सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के माध्यम से साम्यवाद तक पहुंचने के रास्ते के रूप में ना देखकर समाज की बहुत सारी जटिलताओं को समझने का एक बेहतरीन माध्यम मानते हैं। बहुत से ऐसे विद्वानों जिनके बारे में थोड़ा संक्षेप में आज हम चर्चा भी करेंगे, जिसमें कि पश्चिमी मार्क्सवाद और फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल, इन सब धाराओं से जुड़े लोग हैं। इनका यह मानना है कि जो समाज के अंतर्गत या पूंजीवादी समाज के अंतर्गत संस्कृति के रूप में या तकनीक के रूप में अलग अलग तरह की धाराएं आती हैं, उनको समझने का एक बहुत बेहतरीन रास्ता या एक बहुत बेहतरीन माध्यम मार्क्सवाद के द्वारा मिलता है। अब अगर हम मानवतावादी मार्क्सवाद या जिसे मैं ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म कहूँगा उसकी बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीके से एक अलगाव की अवधारणा सामने आती है। अलगाव की यह अवधारणा खुद मार्क्स के लेखन से सामने आती है, लेकिन मार्क्स का यह एक ऐसा लेखन है या उनके लेखन का एक ऐसा भाग है जिसे खुद कार्ल मार्क्स ने प्रकाशित नहीं करवाया था। बाद के दौर में जब सोवियत यूनियन की स्थापना होती है, रूस में क्रांति होती है और मार्क्सवाद की एक तरह की व्याख्या को काफी जोर शोर से प्रस्तुत किया जाने लगता है, तो उसके बाद यह लेखन सामने आता है। यह लेखन अप्रकाशित रूप में पड़ा हुआ था। तो इस लेखन के सामने आने से जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक ऑफिशियल मार्क्सिज्म या आधिकारिक मार्क्सिज्म प्रस्तुत किया जा रहा था, उसे तीखी चुनौती दी गई। ऑफिशियल मार्क्सिज्म या आधिकारिक मार्क्सिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है मार्क्सवाद की प्रामाणिक व्याख्या।
यानी कि यहाँ यह कहा गया कि सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी, चूंकि यह मार्क्सवाद के आधार पर स्थापित एक देश या एक राज्य, यानी कि जहाँ क्रांति हुई और जहाँ मार्क्सवादी राज्य की स्थापना करने के विचार को लागू किया गया मूर्त रूप में, यानी कि मार्क्सवाद के माध्यम से जहाँ शासन चलाया जा रहा है वहाँ की एक मजबूत या शासक पार्टी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है, तो वहाँ की जो पार्टी जिस रूप में मार्क्सवाद को प्रस्तुत करेगी वही आधिकारिक मार्क्सवाद होगा। तो यह जो एक पूरी बातचीत या पूरी धारणा मार्क्सवाद के बारे में बनाई गई थी, उसे मार्क्स के इन अप्रकाशित लेखन के प्रकाशन से चुनौती मिली और बहुत गहरी चुनौती मिली। तो हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का लेखन यह था और इसमें जो अलगाव का विचार सामने आता है उसके मुख्य तत्व क्या हैं। अलगाव के विचार को हम थोड़ा तफसील से, थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मार्क्स के पहले भी अलग अलग तरीके के लेखकों ने अलगाव के विचार को व्यक्त किया और उसके बाद मार्क्स किस रूप में इसको देखते हैं और फिर इसकी जो आलोचना से संबंधित पहलू है उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम मार्क्सवाद के भीतर की अलगाव के विचार को देखें तो यह बात सामने आती है कि जो अलगाव की अवधारणा है वह मुख्य रूप से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में सामने आती है। अब अगर हम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो यह वही लेखन है जिसमें कि जो कि प्रकाशित नहीं हुआ था, जिसके बात कर रहा था। तो जब ये प्रकाशित हुआ तो इसके बारे में हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि मार्क्स ने कभी व्यवस्थित रूप से एक पुस्तक के रूप में इसकी रचना नहीं की। उनका यह लक्ष्य नहीं था कि वे इसे एक पुस्तकार रूप में प्रकाशित करेंगे। बहुत तरह के रैंडम विचार जब मार्क्स के मन में आते थे या फिर जब वो घूमते हुए मजदूरों की दुर्दशा को देखते थे, जब वो यह देखते थे कि मजदूर किस तरीके की बुरी स्थिति में रह रहे हैं पूंजीवाद के अंतर्गत, ऐसी संकरी गलियों में, ऐसे बदबूदार घरों में, ऐसे छोटे छोटे कमरों से बने हुए घरों में जहाँ पर रहना मनुष्यता के खिलाफ है, तो मार्क्स के मन में कुछ ऐसे भावनाएं प्रस्फुटित हुई जिसे उन्होंने कलमबद्ध किया और एक तरीके से यह एक युवक के रोमानी ख्याल के रूप में ज्यादा सामने आता है। बहरहाल ये जो लेखन है वो 1844 में पेरिस में लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपियों के पहले प्रकाशन के रूप में सामने आया और जिन सोवियत संपादकों ने इसे प्रकाशित किया उन्होंने इसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स का नाम दिया। इसे 1844 के मैन्युस्क्रिप्ट्स और पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पांडुलिपियां, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ रफ ड्राफ्ट के रूप में है और इसका एक बड़ा हिस्सा उपलब्ध नहीं है। शुरुआती संपादकों ने मार्क्स के स्पष्ट मंशा का अंदाजा लगाते हुए इस पूरी सामग्री को नए सिरे से व्यवस्थित किया, यानी कि यह जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसे कार्ल मार्क्स ने रफ तरीके से चित्रकूट रूप में लिखा। उन्होंने खुद इसे पुस्तक के प्रकाशन हेतु जिस तरीके से चैप्टर बनाते हुए चीजों को अरेंज किया जाता है वैसे अरेंज नहीं किया था, तो जो इनके संपादक थे उन्होंने इसको अरेंज करने का काम किया और इसका सबसे पहला प्रकाशन 1932 में यानी कि 1932 में हुआ। और ये 19वीं सदी के आखिरी भागों में 1920 के आखिरी वर्षों में यानी कि 1927 से 28 के आसपास एक तरीके से यह लोगों को पता चला, कई लोगों को इस तरीके का लेखन मौजूद है। और यह जो पूरा लेखन है उसमें 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में मार्क्स की अलगाव और वी अलगाव यानी कि एलिनेशन और डी एलिनेशन की अवधारणा की उपेक्षा का एक प्रमुख सैद्धांतिक कारण माना जाता है। यानी कि 1932 में जो इसका प्रकाशन हुआ और इस देरी से प्रकाशन के कारण ही यह माना गया कि जो मार्क्सवाद के भीतर एक एलिनेशन की जो पूरा विचार सामने आता है वह उपेक्षा का कारण बन गया। लेकिन इसके बहुत सारे व्यवहारिक कारण भी थे। आधिकारिक मार्क्सवाद या ऑफिशियल मार्क्सिज्म, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जिक्र किया कि सोवियत
यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के द्वारा आगे लाया गया मार्क्सवाद जो था, उसके समर्थक जो थे वो यह नहीं चाहते थे कि एलियनेशन से जुड़े हुए विचारों ज्यादा चर्चा में आए। अब वो ऐसा क्यों नहीं चाहते थे, यह मैं थोड़ा सा आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर आप लेनिन के समय और स्टालिन के बाद के दौर की अगर पूरी इस समय को देखें तो आप ये पाएंगे कि स्टालिन के दौर और लेनिन के आखिरी दौर, उनका मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो उस पर अगर आप ध्यान दें तो आप यह पाएंगे कि इन दोनों की कोशिश, विशेष रूप से मैं स्टालिन की बात करूंगा, लेनिन आखिरी के शासन में कुछ ऐसे कदम हुए जो कि लोकतंत्रीकरण के खिलाफ थे, लेकिन स्टालिन ने विशेष रूप से यह कई ऐसी नीतियां अपनाई जिनके बारे में उनका मुख्य दावा यही था कि यह जो मार्क्सवाद का विज्ञान है, जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, उसके अंतर्गत पूंजीवाद को नष्ट करने और समाजवाद से होते हुए साम्यवाद की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य है। तो जब आप मार्क्सवाद को एक साइंस कहते हैं तो आप कई ऐसे कदमों को जस्टिफाई या सही साबित कर सकते हैं मार्क्सवाद के नाम पर, जो कि आम लोगों के लिए पीड़ादायक हो। अब जैसे मैंने आपको पिछली चर्चा में कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी के बारे में बताया था, जिसमें कि लोगों से जमीन लेकर सामूहिक खेती की ओर आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा गया था, और मनुष्यों की प्रवृत्ति के हिसाब से सोवियत यूनियन में बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि वो अपनी निजी संपत्ति यानी कि अपने खेत सरकार को नहीं देना चाहते हैं। अब इस स्थिति में सरकार की नीति को सही साबित करने के लिए स्टालिन और उनकी सरकार ने इस बात पर बल दिया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो असल में मार्क्सवाद के अनुरूप है। तो जो इसका विरोध कर रहा है वो मार्क्सवाद की मुखालफत कर रहा है, वह क्रांति के विरुद्ध है। तो यह जो एक दावा सामने आ रहा था सोवियत यूनियन की सरकार के द्वारा या ऑफिशियल मार्क्सिज्म के द्वारा कि जो भी वो कह रहे हैं वह मार्क्सवाद के अनुरूप है, उसका पूरा खंडन हो जाता अगर अलगाव के विचार को सामने लाया जाता। तो क्योंकि अलगाव का विचार या इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स का विचार वह क्रांति की बात नहीं करता है, लेकिन वह यह जरूर कहता है कि एक ऐसी स्थिति की स्थापना होनी चाहिए जो कि साम्यवाद की हो, और ऐसी स्थिति में जो जिन मनुष्यों का एलिनेशन हो गया है पूंजीवाद के अंतर्गत, उनका डी एलिनेशन होगा, यानी कि उनका एलिनेशन खत्म होगा। तो यहाँ पर इस तरह के पूरे लेखन में इस बात पर जोर नहीं दिया गया कि मार्क्सवाद मानता है कि एक ही तरीके से पूरी व्यवस्था को देखा जा सकता है, क्रांति करने का एक ही रास्ता है, बदलाव करने का एक ही रास्ता है। तो यह जो एक विज्ञान होने का किताबेदारी थी सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कि मार्क्सवाद एक विज्ञान है, वह काफी धुंधली या काफी हल्की या काफी कमजोर हो जाती। तो इस व्यवहारिक कारण से भी इस बात पर हमेशा ध्यान दिया गया कि जो एक पूरी दावेदारी जो है अलगाव की अवधारणा की, उसकी उपेक्षा की जाए। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि मार्क्स के लेखन के में इस तरीके का विचार सामने आने से पहले जो लुकाच एक थिंकर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और यह पुस्तक जो काफी पहले प्रकाशित हुई थी सिद्धांत को के सामने आने के 10 से 12 से 15 सालों से पहले तक, हम तो उसमें वो उस पुस्तक का शीर्षक था हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शसनेस। अब इसमें उन्होंने अलगाव के कुछ प्रमुख पहलुओं की आलोचना की विवेचना की थी, यानी कि उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की थी कि मार्क्स के लेखन को, यानी कि जो मार्क्स का बाद का लेखन है जो कि प्रकाशित है, उसके विशेष रूप से कैपिटल और कई अन्य लेखन के माध्यम से उन्होंने दिखाया था कि अगर हम उनका विश्लेषण करते हैं तो हम यह पा सकते हैं कि इस तरीके के लेखन में भी काफी हद तक यह पहलू मौजूद है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी पहचान को खो देते हैं। तो उसमें जो एक मिस्टिफिकेशन, कमोडिटी मिस्टिफिकेशन की जो पूरी बात आती है, उसके संदर्भ में उन्होंने एक रीइफिकेशन शब्द का प्रयोग किया, और इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरीके से व्यक्ति जो है वो एक खास वस्तु से
अपने आप को जड़बद्ध मानने लगता है, पूरी तरीके से जुड़ा हुआ मानने लगता है और उसकी जो अपनी पहचान होती है वो धुंधली पड़ जाती है। लेकिन फिर भी लुकाच का यह बहुत ही बड़ा सैद्धांतिक योगदान माना जाता है, लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अलग से यह बताया कि किस तरीके से मार्क्सवाद के भीतर एलिनेशन की अवधारणा मौजूद है। यह तभी बात सामने आ गई जबकि 1932 में इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रकाशन हुआ। अब हमें यह ध्यान देने की या याद रखने की जरूरत है कि यह जो पूरा फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसमें कुल मिलाकर 50,000 शब्द हैं और यह बहुत ही जटिल और स्वप्नदर्शी संभावनाओं से मौजूद है। अलग अलग तरीके से बातें इसमें आती हैं। इसमें गहरी नई सैद्धांतिक रूपरेखा के भीतर राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में मार्क्स का अध्ययन सामने आता है, साम्यवाद के बारे में उनका दृष्टिकोण और हेगेल के बारे में उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आती है। अभी हम अगर एक बार अलगाव जो कि कार्ल मार्क्स के लेखन में सामने आता है उसे समझने से पहले थोड़ा हम ध्यान देंगे कि किस तरीके से अन्य लेखकों की लेखन में भी यह विचार मौजूद रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्ल मार्क्स ऐसे पहले सिद्धांतकार नहीं थे जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। मार्क्स के पहले बहुत से अन्य दार्शनिकों ने भी इस शब्द का प्रयोग किया था। मसलन रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजदीकी दोस्तों या सहयोगियों से अलग होने के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है और कई बार अभी भी इसका उपयोग लोग करते हैं और व्यापार और चिकित्सा में भी पहले इसका उपयोग किया जाता था। यानी कि जब यह कहा जाता है कि मैं तो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कोई यह कहे कि लॉकडाउन के कारण मैं अपने दोस्तों से खुद को एलिनेटेड फील कर रहा हूँ, तो यह एक अर्थ है अलगाव का। लेकिन मोटे तौर पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह जो अर्थ है वह पूरी तरीके से मार्क्सवादी अर्थ को व्यक्त करता है, क्योंकि कई बार अपने काम के कारण थोड़ा सा अलगाव की भावना होना, इस तरह की चीजें अन्य दार्शनिकों के लेखन में भी अलग अलग रूपों में सामने आती रही हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि जो ओरिजिनल सिन और प्रायश्चित की जो ईसाई संकल्पना है वह एक तरीके से ह्यूमन बीइंग के या मैन के अलगाव और वी अलगाव के शुरुआती संस्करणों में से एक है। यानी कि अगर हम इस पूरी चीज को याद रखें कि किस तरीके से एडम एंड ईव का अलगाव होता है सेव के खाने का, जिसे ओरिजिनल सिन के रूप में देखा जाता है, और उसके बाद कैसे जो प्रायश्चित होता है उसके माध्यम से लोग जो होते हैं वो डी एलिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक संस्करण माना जाता है एलिनेशन और डी एलिनेशन का। कुछ लोग इस बात पर बल देते हैं कि पश्चिमी चिंतन में अलगाव की अवधारणा की पहली अभिव्यक्ति ओल्ड टेस्टामेंट की मूर्ति पूजा की अवधारणा में सामने आती है। हेरेक्लिट्स में मनुष्यों का लोगोस के संबंध का भी अलगाव के संदर्भ में विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन हीगेल से पहले रूसो ही वह विचारक हैं जिन्हें अलगाव और विअलगाव के संदर्भ में पढ़ा और समझा जा सकता है। इस संदर्भ में बहुत से प्रासंगिक बिंदु हैं। सबसे खास बात यह है कि रूसो प्राकृतिक आदमी और सामाजिक आदमी में अंतर करते हैं। नेचुरल मैन वो टर्म यूज करते हैं और सोशल मैन, और इसकी तुलना क्रमशः अलगाव मुक्त और आत्म अलगाव युक्त आदमी से की जा सकती है। यानी कि रूसो के लेखन में यह बात सामने आती है कि जब व्यक्ति प्रकृति के नजदीक रहता है तो वह अलगाव मुक्त होता है, और जब वह एक सामाजिक व्यक्ति बन जाता है तो वह अलगाव युक्त यानी कि आत्म अलगाव युक्त, तो खुद से अलगाव हो जाता है, ऐसा व्यक्ति बन जाता है। और हम यह भी जानते हैं कि रूसो ने जनरल विल के माध्यम से इस तरीके के सेल्फ एलिनेशन से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया। उन्होंने यह कहा कि जब जनरल विल के माध्यम से हम शासन करते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने ऊपर शासन कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इन सब परिस्थितियों से अलग निकल सकते हैं। लेकिन हमें यह याद रखने की जरूरत होगी कि और हीगेल की लेखन में भी इस तरह के विचार सामने आते हैं, और इसमें जो हीगेल हैं वे एक हीगेल और फ्योरबैक जो थे उन्होंने एक दार्शनिक अवधारणा के रूप में इसका विकास किया था, और मार्क्स द्वारा एक तत्वमीमांसी या मेटाफिजिकल शब्द से प्रयोग करने से पहले मुख्य रूप से हम इसे ज्यादा ठोस रूप में हीगेल और फ्योरबैक के लेखन में ही देख सकते हैं। हीगेल ने
एक बुनियादी अर्थ में सेल्फ एलिनेशन या आत्म अलगाव की अवधारणा को असीम या एब्सोल्यूट पर लागू किया है। प्रकृति, हीगल का मानना है कि प्रकृति में उसका अपने आप से अलगाव हो जाता है, जो कि असीम विचार या एब्सोल्यूट आइडिया का आत्म अलगाव युक्त विचार है। फिर वह अपने आत्म अलगाव या सेल्फ एलिनेशन से सीमित दिमाग, फाइनाइट माइंड अर्थात आदमी के पास या मनुष्य के पास वापस आता है, और इस अर्थ में अलगाव और वी अलगाव के अस्तित्व का असीम के अस्तित्व का रूप है। और यह जो आदमी के दिमाग में अपने आत्म अलगाव के रूप में वह वापस आता है, तो फिर वह परिवार और फिर सिविल सोसाइटी से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से राज्य के रूप में वह एक एब्सोल्यूट आइडिया से मिल जाता है। ऐसा हीगल के विचारों में सामने आता है। यानी कि हीगल जो थे वो एक चेतना या गाइस्ट के विचार को लेकर सामने आते हैं, और वह यह विचार रखते हैं कि किस तरीके से जो स्टेट है या जो राज्य है वो एक एब्सोल्यूट आइडिया का प्रतिनिधित्व करता है। और इसी संदर्भ में वो यह मानते हैं कि वह एक्चुअली या असल में वह जो एक विचार होता है वह एब्सोल्यूट आइडिया से अलग होकर सामने आता है, फिर मनुष्य के मस्तिष्क में आता है और फिर विकसित होते हुए वह राज्य से मिल जाता है। तो यह एक थोड़ा आपको अभी इस समय जटिल विचार लग सकता है, क्योंकि हीगल अपने आप में एक जटिल सिद्धांतकार हैं, और अभी हम मुख्य रूप से तो हीगल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं जो आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ वह यह है कि हम हीगल के विचारों में यह एक तरीके से एलिनेशन की विचार की मौजूदगी को देख सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से उनके द्वारा जो चेतना के विकास का विचार है उसमें सामने आता है, जो कि एक प्रकृति जो होती है वो उसका जो अपने आप से जब अलगाव हो जाता है तो जो एब्सोल्यूट आइडिया होता है वह उसके अलगाव का प्रतिनिधित्व करता है, और फिर वह आदमी या मनुष्य के दिमाग से होते हुए परिवार, सिविल सोसाइटी और राज्य में जाकर मिलता है। और यह एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि यह वी अलगाव की अवधारणा होती है, क्योंकि जिस एब्सोल्यूट आइडिया का प्रकृति में अलगाव हो जाता है वह फिर से राज्य के माध्यम से एब्सोल्यूट में मिल जाती है। बहरहाल एक अन्य अर्थ में अलगाव को आदमी से जोड़ा जा सकता है, ये हीगल के विचारों में ही बात सामने आती है। वस्तुओं का उत्पादन करना, वस्तुओं द्वारा खुद को अभिव्यक्त करना, भौतिक वस्तुओं, सामाजिक संस्थाओं और सांस्कृतिक उत्पादों के रूप में खुद को ऑब्जेक्टिफाई करना सीमित दिमाग की एक बुनियादी विशेषता है, और हर ऑब्जेक्टिफिकेशन या वस्तुकरण आवश्यक रूप से अलगाव का उदाहरण है। उत्पादित वस्तु उत्पादक से अलग हो जाता है, और इस अर्थ में अलगाव से उबरने का सिर्फ यही तरीका है कि जीव पर्याप्त रूप से जानकार हो। तो जिस तरीके से व्यक्ति अपने संस्थाओं और सामाजिक उत्पादों के रूप में खुद को वस्तुकृत करते हैं या एक ऑब्जेक्ट के रूप में बना लेते हैं, तो जो वस्तु होती है वो ऑब्जेक्ट से अलग हो जाती है, और इस अर्थ में जो अलगाव होता है उससे निकलने के लिए हीगल के अनुसार तरीका यह है कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करे। फ्योरबैक ने भी अपनी कृति कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी तथा बाद में द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी और द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द फ्यूचर में हीगल के विचारों का मूल्यांकन किया। तो यहाँ पर हम इनकी 3 रचनाओं की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी और द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, और इसके बाद जो तीसरी रचना है द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द फ्यूचर। और इन तीनों में इन्होंने हीगल के विचारों का मूल्यांकन किया। उन्होंने हीगल के इस दृष्टिकोण की आलोचना की कि प्रकृति असीम दिमाग का एक आत्म अलगाव युक्त रूप है और आदमी वी अलगाव की प्रक्रिया में लगा असीम दिमाग है। वे मानते हैं कि आदमी में यहाँ शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे चिंतक जो थे वो मैन शब्द का इस्तेमाल करते थे, और बहुत बार इनका मैन का अर्थ मैन ही होता था। तो उस चीज को पूरे विरोधाभास के साथ यहाँ सामने लाने के लिए भी मैंने आदमी शब्द का इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर जब रूसो इस चीज को लिखते हैं तो वो निश्चित रूप से पुरुषों और महिलाओं के बारे में उनके अलग अलग विचार थे, तो जब वो मैन लिखते हैं तो वो आदमी ही है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। तो फ्योरबैक ये मानते हैं कि आदमी एक आत्म अलगाव युक्त यानी कि सेल्फ एलिएनेटेड ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर एक आत्म अलगाव युक्त आदमी है। इसका मतलब यह है कि
जो मनुष्य होता है या जो आदमी होता है, जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, मैं इसे ह्यूमन बीइंग के रूप में भी आपके सामने रख रहा हूँ, वह जब ईश्वर की परिकल्पना करता है तो फ्योरबैक के अनुसार वह ईश्वर की पास इसलिए नहीं जाता है कि उसका सेल्फ एलिनेशन हो गया है, वो इस दुनिया के दुख से इतना गड़बड़ा गया है कि वो अपने आप को पाने के लिए ईश्वर के पास जा रहा है, बल्कि वह ईश्वर का निर्माण इसलिए करता है क्योंकि वह आत्म अलगाव या सेल्फ एलिनेशन का शिकार हो गया है। यानी कि जो ईश्वर होता है वह सेल्फ एलिनेटेड ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह सेल्फ एलिनेटेड ह्यूमन बीइंग का एक भाग है। मनुष्य के डी एलिनेशन या वी अलगाव के लिए आवश्यक है कि वह अपनी काल्पनिक तस्वीर यानी कि ईश्वर को खत्म करे, या फ्योरबैक का मानना था। तो वो उन्होंने धर्म के आधार पर एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में विशेष रूप से इस बात को दिखाने की कोशिश की कि हम किस तरीके से इस पूरी स्थिति को देख और समझ सकते हैं, जहां पर मनुष्य जो है वह अपनी अलगाव के रूप में ईश्वर की निर्मिति करता है। और वो बोलते हैं कि इसको खत्म करने के लिए आवश्यक यह जरूरी है कि वह ईश्वर की जो बनी बनाई काल्पनिक तस्वीर उसे खत्म करे और वास्तविक दुनिया के धरातल पर आए। अब अगर हम मार्क्स के विचारों में इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से हम यह पाएंगे कि वे असल में हीगेल या फ्योरबैक की संदर्भ में इसकी पूरी आलोचना नहीं कर रहे हैं। मार्क्स ने और मैंने कि मार्क्स जो है वो जिस रूप में अलगाव को प्रस्तुत करते हैं वह हीगेल और फ्योरबैक से काफी अलग है, और वे पूंजीवादी समाज के भीतर जिस तरह का अलगाव होता है श्रमिकों का, उसकी विशेष रूप से बात कर रहे हैं। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह कि खुद मार्क्स ने हीगेल और फ्योरबैक की रचनाओं की, उनके विचारों की आलोचना की थी। मार्क्स ने हीगेल के विचारों में जो एक आइडिया का प्रभुत्व था उसकी जगह उन्होंने मैटर को महत्व देने की बात कही, और दूसरे स्तर पर जिस तरीके से हीगेल ने राज्य को एक एब्सोल्यूट आइडिया के रूप में प्रस्तुत किया था जहां पर हर तरह का जो एलिनेशन होता है वो खत्म हो जाता है, उसकी मार्क्स ने आलोचना की और यह कहा कि राज्य जो है वह असल में जो पूंजीपति वर्ग होता है उसके द्वारा प्रभावित होकर काम करने वाली संस्था है। तो इस रूप में उन्होंने हीगेल की आलोचना की थी। फ्योरबैक के बारे में उन्होंने यह कहा कि फ्योरबैक का यह कहना सही है कि जो व्यक्ति है वह अगर ईश्वर को खत्म करता है तो यह उसकी भी अलगाव की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन फ्योरबैक जो है वो व्यक्ति यानी कि मनुष्य या आदमी और ईश्वर के बीच के जो संबंध है और उसमें जो अलगाव और भी अलगाव की भावना है, सिर्फ उसी को का विश्लेषण करते हैं, और उसके विश्लेषण की बजाय जो वास्तविक हकीकत है दुनिया की, जहाँ पर असमानता है, जहाँ पर शोषण है, जिसके कारण से मनुष्य का अलगाव हो जाता है, उसकी वो बात नहीं करते हैं। तो वह एक तरीके से जो उनका पूरा विश्लेषण है वो एक मिस्टिफिकेशन के रूप में सामने आ जाता है। और इस संदर्भ में मार्क्स का यह प्रसिद्ध कथन भी है जो कि उन्होंने जो फ्योरबैक को की आलोचना करते हुए जो लेखन किया था उसी में यह बात सामने आती है कि जो कि थीसिस ऑन फ्योरबैक के रूप में है और इससे बहुत कम बिंदु है जो कि क्रिटिक के रूप में आते हैं। तो मार्क्स उसमें ये कहते हैं कि जो दुनिया के दार्शनिक उन्होंने आज तक दुनिया की व्याख्या की है, और मुख्य बात यह है कि इसे बदला कैसे जाए। तो इस अर्थ में मार्क्स जो है वो उनका जो अलगाव का विचार है उसके बारे में हमें यह एक साफ समझ रखने की जरूरत है कि वह इस दुनिया में लोगों के अलगाव के बारे में पूरी विचार को प्रदर्शित करते हैं। वो यह बताते हैं कि किस तरीके से जो श्रमिक हैं या एक हद तक पूंजीपति भी हैं वो एक अलगाव का शिकार हो जाते हैं, और उससे बचने या उससे आगे जाने का जो तरीका है वह यही है कि जो एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत इस तरीके का अलगाव पैदा हो रहा है उसे खत्म किया जाए और एक नई व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था या कम्युनिज्म की ओर आगे बढ़ा जाए। निश्चित रूप से अगर हम मार्क्स के लेखन को देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क्स ने अपने लेखन में फ्योरबैक की तरह काफी उन्होंने धार्मिक अलगाव की आलोचना की, लेकिन उन्होंने इस बात पर बल दिया
कि धार्मिक अलगाव मनुष्यों के अलगाव के बहुत से रूपों में से एक है। और मनुष्यों के एक हिस्से का ईश्वर के रूप में अलगाव होता है और उसके अपनी आध्यात्मिक गतिविधि के दूसरे रूपों से भी, यानी कि दर्शन, कॉमन सेंस, कला, नैतिकता के रूप में अलगाव हो जाता है। और कॉमोडिटी, पैसा, पूंजी के रूप में उसका अपनी आर्थिक गतिविधियों के उत्पादों से भी अलगाव होता है। इसी तरह राज्य, कानून और सामाजिक संस्थाओं के रूप में उसका अपनी सामाजिक गतिविधियों से अलगाव होता है और अन्य लोगों से अलगाव होता है। अलगाव के ये विभिन्न प्रकार आखिरी रूप में एक ही होते हैं। ये आदमी के सेल्फ एलिनेशन या आत्म अलगाव के विभिन्न आयाम या रूप होते हैं। मार्क्स के लेखन में अलगाव, जैसे कि कई बार कुछ लोग परायापन या बेगानापन की स्थिति के रूप में सामने रखते हैं, उसमें एक व्यक्ति, एक समूह, एक संस्था या एक समाज निम्न बातों से अलगाव का शिकार हो जाता है। पहली बात तो यह है कि अगर हम इसे व्यक्ति के रूप में अगर हम इसे समझें, श्रमिक वर्ग की क्या स्थिति होती है, तो उसमें हम यह कह सकते हैं कि जिस रूप में मनुष्य अपने अलगाव का सामना करता है एक पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर, उसमें वह श्रमिक के रूप में तो उसका अलगाव होता ही है, पूंजीपति के रूप में भी उसका अलगाव हो जाता है। लेकिन श्रमिकों के साथ यह विशेष रूप से होता है क्योंकि जो श्रमिक होते हैं वो अपने काम के नतीजों से खुद को अलग कर लेते हैं। यानी कि अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर श्रमिक के काम को देखें तो हम यह पा सकते हैं, हम यह देख सकते हैं कि उसके पास अपने काम में संतोषजनक कुछ भी नहीं बचता है। संतोषजनक का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक पूरी वस्तु का निर्माण करता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति घड़ा बनाता है, तो उसके भीतर यह संतुष्टि हो सकती है, एक काम की संतुष्टि यह उसने खुद किया है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर काम की जो पूरी प्रकृति होती है वह इस तरीके से होती है कि उस पूरी प्रकृति के भीतर हर श्रमिक छोटे छोटे स्तर पे काम करता है। और छोटे स्तर पे यानी कि अगर एक कार बन रहा है तो जो एक मजदूर होता है उसके सामने जब वो कार आता है तो उसका कोई ज्यादा काम नहीं होता है, कई बार वो सिर्फ कोई नट बोल्ट ठीक करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमने अभी जो भी कपड़े पहने हैं उसमें से किसी भी एक चीज के बारे में, यानी पूरे कपड़े के बारे में हम यह नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति ने इसे बनाया है। अलग अलग चीजों को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है। तो इस स्थिति में जो एक वस्तु को निर्मित करने का जो सुख होता है वह श्रमिक के पास नहीं होता है, जिससे उससे उसका अपने काम से अलगाव हो जाता है। दूसरे स्तर पर चूंकि जो काम का जो पूरा वातावरण होता है, जो पूरा माहौल होता है, वह इस तरीके का होता है जहाँ पर उसे अपने काम में लगातार लगे रहना पड़ता है और इस लगे रहने की स्थिति के कारण ही वह अपने आप को प्रकृति से अलग पाता है या वह प्रकृति से अलग थलग हो जाता है। तो यह अलगाव का दूसरा स्तर है जहाँ पर श्रमिकों का प्रकृति से अलगाव हो जाता है। तीसरे स्तर पर हम यह देख सकते हैं कि चूंकि जो काम होता है वह उसके अपने अस्तित्व से जुड़ा होता है, तो वह जिस रूप में काम करता है उसके कारण से अपने जीविका को कायम रखने के लिए, अपने परिवारजनों की जीविका को कायम रखने के लिए यदि कोई श्रमिक दिन रात काम करता है, कई बार वो ओवर टाइम करता है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था उससे ज्यादा निचोड़ने की कोशिश करती है, तो वह अपने आसपास के लोगों से, अपने स्वजनों से भी नहीं मिल पाता है और ऐसी स्थिति में उसका अपने मित्रों और स्वजनों से ही अलगाव हो जाता है। यानी कि आप एक ऐसे मजदूर की कल्पना कर सकते हैं जो जब सुबह काम पे निकलता है तो उसके बच्चे सोए होते हैं और जब वो रात में काम से वापस आता है तब भी उसके बच्चे सो चुके होते हैं क्योंकि वो काफी देर से आता है। तो ऐसी एक जो स्थिति होती है वहाँ व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक मशीन के रूप में तब्दील हो जाता है और वह तीसरे स्तर पर अपने स्वजनों से भी अलग हो जाता है। और चौथे स्तर पर वह व्यक्ति जो होता है वह अपने आप से भी अलग थलग पड़ जाता है। अब यह जो अपने आप से अलग थलग पड़ने की बात है उसका तात्पर्य यह है कि जब हम में से अधिकांश लोग या कोई भी व्यक्ति, और मार्क्स यहाँ पर विशेष रूप से श्रमिक वर्ग की बात कर रहे हैं, एक मशीन की तरह काम करे, एक ऐसे रूटीन में बन जाए उसकी जिंदगी जिसमें कि
सिर्फ वो एक तरीके से काम कर रहा है और उस काम में उसे किसी प्रकार का सृजन का सुख नहीं मिलता है। उस काम के करने के कारण वो प्रकृति के निकट जाने का समय नहीं निकाल पाता है, अपने मित्रों से, अपने स्वजनों से मिलने का समय नहीं निकाल पाता है, तो वह काम यह माना जा सकता है कि उस व्यक्ति को पूरी तरीके से सेल्फ एलिनेटेड कर देता है। और अधिकांश मामलों में जो कैपिटलिस्ट होता है, जो पूंजीपति होता है, हालांकि उसके पास आर्थिक संसाधन होता है, लेकिन वह इस सीमा तक इस पूरी व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा अर्जित करने की धुन में लगा होता है कि वह भी एक तरीके के सेल्फ एलिनेशन का ही शिकार होता है। और इस रूप में जो मार्क्स एक एलिनेशन की पूरी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, उसमें उनका यह कहना है, इस बात पर उनका जोर है कि इस एलिनेशन की स्थिति को पूरी तरीके से खत्म तभी किया जा सकता है जबकि एक साम्यवादी स्थिति की स्थापना की जाए। लेकिन मार्क्स उसके बारे में ऐसा व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि क्रांति का एक ही रास्ता है और उसी रास्ते से होकर वहां तक पहुंचा जाए। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मार्क्स की जो अलगाव की अवधारणा है, उस अलगाव की अवधारणा में मनुष्य जिस ट्रेजेडी का, जिस विडंबना का, जिस दुखद स्थिति का सामना कर रहे हैं, उसका वर्णन है, उसके वर्णन पर जोर है। एक ऐसे लेखक का लेखन इस विचार में सामने आता है जो अपने आसपास के परिवेश में लोगों की दुख, उनके दर्द, उनकी पीड़ा और परेशानी को देखकर बहुत ही व्यथित है और वह अपने विचारों के माध्यम से उनकी स्थिति को प्रस्तुत करता है और जो यह चाहता है कि किसी भी तरीके से इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन वह एक व्यवस्थित तौर पर लेखन अपना प्रस्तुत नहीं करता है। असल में अगर हम मार्क्स के आलोचकों की बात करें, खासतौर पे जो मार्क्स के जो इन विचारों के जो आलोचक हैं, उनका यह मानना है कि अलगाव की संकल्पना जो है वह एक तरीके से यंग मार्क्स की रचना के रूप में सामने आती है। तो इसको इस तरफ जाने की बजाय इससे पहले मैं दो बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा जो कि मैंने पहले बहुत संक्षिप्त में वर्णन किया कि जो एक सेल्फ एलिनेशन होता है, यानी कि जो आखिरी स्तर होता है मनुष्य के अलगाव का, वह उसको एक तरीके से अपने एसेंस और उसकी बुनियादी संरचना से ही अलग कर देता है। और यह एक तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले रेखांकित किया कि जहां भी मार्क्स के लेखन में एलिनेशन की बात है, वहां यह बात भी है कि किस तरीके से डी एलिनेशन की स्थापना की जाए, उसकी ओर बढ़ने के लिए एक अपील है, उसकी ओर बढ़ने का एक आग्रह है कि हमें इस तरीके से काम करना है कि हम एक वी अलगाव की स्थिति पैदा कर पाए। और मार्क्स का लक्ष्य सिर्फ ऐसी आलोचना करना नहीं था जिससे अलगाव का पर्दाफाश हो, वे रेडिकल क्रांति और साम्यवाद के लिए रास्ता तैयार करना चाहते थे। साम्यवाद के बारे में उन्होंने ये लिखा कि इसमें आदमी का एकीकरण होगा और वह खुद के पास वापस लौटेगा और उसके आत्म अलगाव का दमन होगा। लेकिन मार्क्स के बाद के लेखन में अलगाव और वी अलगाव शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया गया, लेकिन इन रचनाओं में और कैपिटल में भी वर्तमान अलगावयुक्त आदमी और समाज की आलोचना की बात की गई है और एक नए वी अलगाव वाले समाज बनाने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की कम से कम एक कृति ड्रोनरिस पे अलगाव शब्द का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। अब मार्क्स का जो ये लेखन था उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि जब इसे प्रकाशित भी किया गया तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन थी उसके दबदबे के कारण इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई तरह की स्थिति उभर कर सामने आई तो इसके बाद अलगाव के विचार की ज्यादा व्यापक और गहरी चर्चा हुई और इस चर्चा और वाद विवाद में सिर्फ मार्क्सवादियों ने ही नहीं बल्कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट या अस्तित्ववादियों ने और व्यक्तित्ववादियों ने भी भाग लिया। इसके अलावा दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, साहित्यिक आलोचकों और अन्य लेखकों ने भी अलगाव के संदर्भ में गहराई से विचार किया। गैर मार्क्सवादियों में हाइडेगर ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अलगाव से जुड़े वाद विवाद को काफी बढ़ावा दिया। अलगाव के सिद्धांत की आलोचना की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात को दिलाना चाहता हूं कि अलगाव का सिद्धांत जो है वह श्रमिकों की बुरी स्थिति के बारे में बताता है
और वह वी अलगाव या डी एलिनेशन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसमें यह विचार सन्निहित है कि असल में जो एलिनेशन होता है वह एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में हर एक व्यक्ति का होता है। मुख्य तौर पर श्रमिक इसके शिकार होते हैं, लेकिन दिन रात प्रॉफिट 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 की चक्कर में लगे हुए व्यक्तियों को भी हमें एलिनेटेड ही मानना चाहिए कि वो सेल्फ एलिनेशन का शिकार हैं, जहां वे अपने जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में चिंता नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी चिंता प्रॉफिट रहती है। अब अगर हम अलगाव या एलिनेशन के सिद्धांत की आलोचना की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह कहा जाता है कि जो मार्क्स का मुख्य काम है कैपिटल, उसमें उसका यह भाग नहीं है। और दूसरे स्तर पर यह कहा जाता है कि युवा मार्क्स की रचना यह है और मार्क्स ने भावुकता में आकर ये विचार लिखे थे और मार्क्स खुद इन विचारों के बारे में गंभीर नहीं थे क्योंकि उन्होंने इन्हें प्रकाशित नहीं कराया था। अब युवा मार्क्स कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है? यह एक आलोचना के शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि एक युवा जो होता है वो कई तरीके के रूहानी ख्यालों से भरा होता है। वह चीजों को बदलना चाहता है, वो क्रांति की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, वह भावुक बहुत जल्दी होता है। तो उसके अंदर तमाम बातों के बाद जो मुख्य बात आती है वही है कि उसके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, ठहराव की कमी है, गंभीरता की कमी है। तो यह एक आलोचना का तत्व बनकर सामने आया अलगाव के जैसे लेखन के रूप में, अलगाव के रूप में जो लेखन हुआ था उसके बारे में। और इस आलोचना का जो मुख्य आधार था वह यह था कि खुद मार्क्स ने अपने बाद के मैच्योर लेखन में इसका उल्लेख नहीं किया। खुद मार्क्स ने इस तरीके के लेखन को कभी प्रकाशित करने का प्रयास नहीं किया, यानी कि खुद मार्क्स को यह एहसास था कि उन्होंने एक समय जो ये विचार लिखे हैं वह इस रूप में नहीं है जिन्हें वो प्रकाशित करके अन्य लोगों के सामने रखना चाहें। तो इस लिहाज से जो आलोचक हैं वो यह मानते हैं कि इन विचारों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है और इन विचारों को मार्क्स के मुख्य काम की तुलना में वरीयता देने की जरूरत नहीं है कि मार्क्स एक अपने मुख्य काम में जिस तरीके से व्यवस्थित रूप से पूंजीवाद की आलोचना करते हैं और उस आलोचना के माध्यम से क्रांति की स्थापना की ओर या क्रांति करके साम्यवाद की स्थापना की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी तुलना में हमें इस काम को रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यह काम पूरी भावुकता का ही परिचायक है। तो इस लिहाज से यह एक ऐसी आलोचना है जो काफी गहराई से वाक्स्वाद के बारे में सामने आती है। और दूसरा यह कि अगर हम इसके आधार पर जो ये पूरा अगर हम विश्लेषण पर ध्यान दें तो इसमें एक तरीके से क्रांति और सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि अगर हम क्रांति की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो जो पूरा एक रास्ता है जिसमें कि पूंजीवादी व्यवस्था से सीधा टकराव होना चाहिए, ऐसा आलोचक मानते हैं, वह क्लासिकल मार्क्सवाद में ही मिलता है। और अगर हम इसके आधार पर क्लासिकल मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं तो मार्क्सवाद अलग अलग भटकाव की दिशा में चला जा सकता है। इसके अलावा यह बात इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो मार्क्सवाद की जो ये पूरी धारणा है उसका उपयोग मार्क्सवाद के ऊपर ही यानी कि क्लासिकल मार्क्सवाद के हमले के ऊपर हमला करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए भी इसे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। ऐसा तर्क मुख्य रूप से स्टालिन के समर्थकों के द्वारा दिया गया या जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के उसके प्रवक्ताओं के द्वारा दिया गया। लेकिन बहरहाल यह बात बिल्कुल साफ है, जिसकी कि पहले भी हमने चर्चा की थी कि कई अलग अलग दिशाओं में मार्क्सवाद का विकास हुआ और उन अलग अलग दिशाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत से लेखकों के लेखन में नए तरीके से मार्क्सवाद की विचारधारा सामने आई और इन लेखकों में से कई लेखकों ने इस बात पर जोर दिया कि असल में हमें अनिवार्य रूप से क्रांति की एक साधन के रूप में मार्क्सवाद को देखने की बजाय हमें समाज के विभिन्न आयामों को समझने के लिए भी इसका प्रयोग करना चाहिए। और इस संदर्भ में विशेष रूप से ग्रामसी, फ्रैंकफर्ट स्कूल, लुकाच का उपयोग के नामों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा संक्षेप में यह बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ग्रामसी के लेखन में हम क्लासिकल मार्क्सवाद से एक अलगाव देख सकते हैं और वहां पर उन्होंने मार्क्सवाद की सीमाओं को
को रेखांकित किया और मार्क्सवाद को सीमाओं को रेखांकित करने के बाद उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि आखिर क्रांति क्यों नहीं हो रही है। तो वो एक इस मार्क्सवाद का एक इस तरीके से इस्तेमाल था जिसके माध्यम से पूंजीवादी समाज का एक बेहतर और जोरदार विश्लेषण किया जा सके। और इस लिहाज से जो ग्रामसी का जो पूरा विश्लेषण है, जिसमें कि वह यह कहते हैं कि पूंजीवादी वर्ग के द्वारा जो एक तरीके से हेजेमनी का की स्थापना है, यानी कि कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपने वर्चस्व को स्थापित किया है, वह एक ऐसा कारण है जिसके कारण से जो औद्योगिक पश्चिमी यूरोप के देश थे वहां पर क्रांति नहीं हुई। तो ये जो पूरा विश्लेषण है वह क्लासिकल मार्क्सवाद की धारा से बिल्कुल अलग हटकर विश्लेषण सामने आता है। तो सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है, यहाँ तर्क यह नहीं है कि सारे के सारे जो लेखन हुए हैं मार्क्सवाद के भीतर वो अलगाव की अवधारणा से ही प्रभावित है। लेकिन जो मुख्य बात मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये कि एक ही तरीके का मार्क्सवाद हो सकता है। ये जो क्लासिकल मार्क्सिज्म के भीतर जो जोर दिया जा रहा था उससे अलग हटते हुए अलग अलग तरीके के विश्लेषण सामने आए हैं, जिसमें कि द प्रिजन नोटबुक्स में ग्रामसी के द्वारा के लेखन से जो विश्लेषण सामने आता है उसे देखा जा सकता है। लुकाच के बारे में हम लोगों ने पहले ही जिक्र किया कि उन्होंने असल में इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स के सामने आने से पहले ही, उसके प्रकाशित होने से पहले ही इस बात को संकेत किया था कि मार्क्स के लेखन में रीइफिकेशन की एक संभावना मौजूद है, जहां पर कि जो वस्तु होती हैं उससे व्यक्ति अपने आप को इतना जोड़ लेता है कि वह अपने अस्तित्व से ही काफी हद तक अनभिज्ञ हो जाता है। तो ये लुकास ने पहले दिखाया था। अगर हम वेस्टर्न मार्क्सिज्म की बात करें, जिसमें कि फ्रैंकफर्ट स्कूल एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सामने आता है, तो इसमें भी अलग अलग विचारकों ने मार्क्सवाद को एक ऐसी अवधारणा के रूप में या एक ऐसे विचार समूह के रूप में देखा जिसके माध्यम से समाज के भीतर जो अलग अलग तरीके के तत्व हैं पूंजीवादी समाज के भीतर, उनका विश्लेषण किया जा सकता है। एडोर्नो, मर्क्यूजे, हैबरमास, ये और अन्य कई विद्वान ऐसे विचारक के रूप में सामने आए जिन्होंने कि अलग अलग स्तरों पर यह समझने की कोशिश की कि जो पूंजीवाद और पूंजीवादी समाज है वह किस तरीके से मनुष्यों की सोचने समझने की क्षमता, उनके व्यवहार करने की प्रवृत्ति को प्रभावित कर रहा है। और उन्होंने इस बात को भी काफी गहराई से विश्लेषण किया कि तकनीक का मनुष्यों की चिंतन पर, मनुष्यों की सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा है, या फिर जो अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक रूपक है, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कला के दूसरे कई अन्य स्रोत हों, उनके ऊपर मार्क्सवाद का किस तरीके से प्रभाव पड़ा है, या फिर मार्क्सवादी नजरिए से एक पूंजीवादी समाज के भीतर इनके प्रभाव को कैसे देखा जा सकता है। तो ये इन सभी विद्वानों ने यह कोशिश की कि मार्क्सवाद सिर्फ एक रेखीय वर्णन नहीं है जिसमें कि पूंजीवादी समाज से, यानी कि उसके पहले पूंजीवादी समाज के पहले सामंतवादी समाज से पूंजीवाद के आने और पूंजीवादी समाज के शोषण होने, शोषण के बाद दो वर्गों के बनने, दो वर्गों के निर्माण के बाद क्रांति होने, फिर सर्वहारा का तानाशाही, फिर समाजवाद और फिर साम्यवाद की स्थापना होने की कहानी को इस रूप में उन्होंने मार्क्सवाद को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने मार्क्सवाद को एक ऐसे विचार के रूप में देखा जो कि इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, एक इंसाइट प्रदान करता है, जिसके माध्यम से, जिसके सहारे बहुत तरह से एक समाज परिवर्तन का काम किया जा सकता है या उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है जिसके माध्यम से हम समाज के जटिल मुद्दों को और नए तरीके के मुद्दों को गहराई से समझ पाए। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा में सामने आए पहलुओं पर ध्यान दें तो हम यह बात कर सकते हैं कि हालांकि जो मानववादी मार्क्सवाद की जो हमने बात की, जिसने कि अनिवार्य रूप से वर्ग संघर्ष और अनिवार्य रूप से क्रांति और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के विचारों को नकारा, वह एक बिल्कुल ही अलग धारा के रूप में सामने आता है। लेकिन आप सब लोगों को यह बात याद रखने की जरूरत है कि क्लासिकल मार्क्सवाद के भीतर भी मार्क्सवाद कभी भी एक रूप में सामने नहीं आया। हालांकि मोटे विचारों में एक सुसंगतता बनी रही, यह दावा बना रहा कि हमें क्रांति करनी है और उसके बाद
साम्यवाद की ओर आगे बढ़ना है और उसका रास्ता क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ भी लेनिन ने कुछ हद तक अलग विचार प्रस्तुत किए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की तुलना में, जब उन्होंने क्रांति की अपनी अवधारणा में ग्रामीण तबकों के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की। जब माओ ने किसानों के आधार पर गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई तो उन्होंने भी एक नए आयाम को जोड़ा। जब पार्टी के भीतर वैनगार्डिज्म की अवधारणा प्रस्तुत की लेनिन ने तो उन्होंने एक नए अवधारणा को जोड़ा। तो वहां भी एक रूप चीजें सामने नहीं आती हैं। लेकिन जो मानववादी मार्क्सवाद जिसे मैं कह रहा हूँ, उसने बहुत ही ठोस रूप में यह दावा प्रस्तुत करने की कोशिश की कि जब भी हम मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं विचारधारा के रूप में, तो मार्क्सवाद सिर्फ क्रांति के द्वारा साम्यवाद की स्थापना करने का विचार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे विचार के रूप में सामने आता है जिसके माध्यम से हम मनुष्यों के जीवन के जटिल पहलुओं का विश्लेषण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम समाज परिवर्तन के दूसरे कई रास्तों पर भी विचार कर सकते हैं और उन रास्तों के बारे में एक खास तरीके की सोच या एक खास तरीके के विश्लेषण को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी कि परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने के वैकल्पिक रास्ते भी हो सकते हैं। तो ये एक अलग तरह की आलोचना या एक अलग तरह के विश्लेषण के रूप में सामने आता है। और हमें देखेंगे कि मौजूदा समय में दोनों ही तरह के मार्क्सवाद मौजूद हैं। क्लासिकल मार्क्सवाद की स्थिति काफी कमजोर हुई है क्योंकि जो लोकतांत्रिक देशों में पार्टियां हैं जो कि मार्क्सवादी विचारों को मानते हुए राजनीति करती हैं, असल में वो भी अब अनिवार्य रूप से क्रांति और क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की पूरी रणनीति को व्यवहारिक स्तर पर छोड़ चुकी हैं और उनका मुख्य लक्ष्य जो है अब वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भागीदारी करते हुए जो साम्यवादी लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ने का रह गया है। लेकिन जो मानववादी मार्क्सवाद है उसकी आलोचना कई बार क्लासिकल मार्क्सवादी करते हैं। कुछ आलोचनाओं के बारे में मैंने आपका ध्यान दिलाया था, लेकिन जो मोटी अवधारणा सामने आती है, जो मोटी आलोचना सामने आती है, वो यह भी आती है कि असल में जो ये पूरी अवधारणा है वह मार्क्सवाद के मूल तत्व यानी कि परिवर्तन करने का की जो एक चाह है, जो समाज बदलने की जो एक चाह है, समाज से अन्याय लड़ने की जो एक चाह है, उसको एक बहुत ही अलग तरह की दिशा दे देता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण करना और चीजों को समझना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनकर रह जाता है। बहरहाल अगर मैं यहाँ पर पिछले 2 लेक्चर्स की बातों को समेटते हुए आज के व्याख्यान को खत्म करने की बात करूं तो मैं कुछ बिंदुओं पर आपको फिर से ले जाना चाहूंगा। एक तो यह कि मार्क्सवाद के भीतर मोटे तौर पर हम लोगों ने क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात की और हम लोगों ने अलग अलग चीजों को समझा, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से लेके साम्यवाद तक का मार्क्सवाद के भीतर क्या अर्थ है और अलग अलग समय पर जो अन्य विचारकों ने क्लासिकल मार्क्सवाद के भीतर जो मोटी बातें जोड़ी उसकी हमने चर्चा की। आज के पूरे व्याख्यान में हमने यह समझने का प्रयास किया कि जिसे हम ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म कहते हैं उसके भीतर जो एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है उसका क्या मतलब है। हमने कार्ल मार्क्स से पहले के लेखन में भी एलिनेशन की अवधारणा की मौजूदगी को देखा और यह समझने की कोशिश की कि खुद मार्क्स के लेखन में एलिनेशन जिस रूप में सामने आता है वह उनके पहले के लेखकों या दार्शनिकों के लेखन में मौजूद एलिनेशन के विचार से कैसे अलग है। और उसके बाद हम लोगों ने मार्क्स के एलिनेशन के तत्व को समझा और कई अन्य ऐसी धाराओं के बारे में एक परिचयात्मक बात मैंने कही जो कि एक तरीके से मार्क्सवाद को क्रांति और साम्यवाद की स्थापना और विशेष रूप से हिंसक क्रांति की स्थापना का एक मार्ग न मानते हुए परिवर्तन के कई अन्य रास्तों को सुझाते हैं या मार्क्सवाद का उपयोग सामाजिक विश्लेषण के लिए करते हैं। और उसमें कई तरह की धाराएं हैं जिनके बारे में मैंने सीधे तौर पर बहुत सीधा उल्लेख नहीं किया। मिसाल के तौर पर एक एनालिटिकल मार्क्सिज्म के रूप में भी एक धारा उभर कर सामने आई। एक मनोविश्लेषक मार्क्सवाद भी सामने आया जिसमें कहा गया कि अगर व्यक्ति कोई पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर अपने मानसिक संतुलन को खोता है तो असल में वह पूंजीवादी व्यवस्था से उसकी अलगाव का ही प्रतीक है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में होने वाले उथल पुथल या उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले अलग अलग तरह की चाह को अपने भीतर पूरी तरीके से असंतुष्ट पाता है और आखिरकार वह इस व्यवस्था से अलग हो जाता है। तो अलग अलग दिशाओं में कई तरीके के विश्लेषण सामने आए और इसकी ओर एक इशारा करने या उसके बारे में एक परिचय देने की कोशिश मैंने आज की इस चर्चा में की।
मुझे ये उम्मीद है कि मार्क्सवाद के बारे में इन दोनों ही चर्चाओं से आप यह बात समझ पाए होंगे कि एक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद के भीतर अनंत एक तरीके से अनंत धाराएं हैं, और वह खुद उसमें सिर्फ एक चिंतक मार्क्स नहीं है, बल्कि सैकड़ों चिंतक हैं, और अभी भी सैकड़ों चिंतक इसमें अपना योगदान कर रहे हैं। मार्क्सवाद कोई एक चीज नहीं है, इसमें अलग अलग तरह के विभिन्न स्वर मौजूद हैं। तो इस रूप में मार्क्सवाद को देखने के बावजूद हमने इसके कुछ बुनियादी पहलुओं को आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी पहलुओं के बारे में एक समझ बना पाने में समर्थ हुए होंगे, और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और एक अन्य विचारधारा पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।